अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर 1 न्यू बुक बायोलॉजी पे। तो उसकी जो ब्रांचेस हम डिस्कस कर रहे थे उसमें नेक्स्ट ब्रांच है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स आपने सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स जो है ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ है। जेनेटिक्स जो है, ये जो वर्ड जेनेटिक्स है ये ग्रीक वर्ड जेनेसिस से डिराइव्ड हुआ है। अब जेनेसिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आगाज। जेनेसिस का मतलब होता है आगाज, मतलब कि जिंदगी के आगाज और जो विरासती खसूसियात की मुंतकिल होने के अमल की तरफ इशारा करता है। मतलब कि पेरेंट्स से औलाद में खसूसियात का मुंतकिल होना, मतलब ज़िंदगी के आगाज़ और विरासती खसूसियात के मुंतकिल होने के अमल की तरफ ये इशारा करता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की क्या है? शाख है। दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये बायोलॉजी की शाख है जिसमें हम लोग किस चीज़ का मुताला करते हैं? स्टडी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। अब कैरेक्टरिस्टिक्स किसको कहते हैं? खसूसियात का ट्रांसफ़र होना। फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, कहाँ से कहाँ? वालदैन से औलाद तक खसूसियात का ट्रांसफ़र होना। उस मुंतकिली का जो मुताला है, ट्रांसफ़र होने का मुताला है, उसको कहते हैं जेनेटिक्स। इन जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में साइंटिस्ट जो हैं, साइंसदान हैं, आल्सो स्टडी, वो मुताला करते हैं द काजेज ऑफ जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज के काजेज का मुताला करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल थैलेसीमिया एक डिजीज है। ये खून की क्या है? बीमारी है जो ख़राब जीन की वजह से वालदैन से बच्चों को मिलती है। अब आपको ये भी बता दूं कि आपके पास दो जीन हैं। एक क्रोमोसोम नंबर 16 पर मौजूद होता है और एक होता है आपके पास क्रोमोसोम नंबर 11 पे। अब क्रोमोसोम नंबर 16 पर जो मौजूद होता है वो होता है HBA, मतलब कि अल्फा ग्लोबिन चेन, ठीक है। और जो क्रोमोसोम नंबर 11 पर मौजूद होता है वो होता है बीटा ग्लोबिन चेन, ठीक है। अब ये जो दोनों हैं, ये दोनों जीन, ये हीमोग्लोबिन के दो अहम हिस्से बनाने में मदद देते हैं। अगर इन जीन में कोई खराबी आ जाए तो फिर आप हीमोग्लोबिन सही से नहीं बनेगा। जब हीमोग्लोबिन सही से नहीं बनेगा तो फिर क्या हो जाएंगे? आरबीसी नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये आपने इस एग्जाम्पल को समझ लेना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एंड डेवलप बेटर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, और पौधों की बेटर वैरायटीज, बेहतर इकसाम को डेवलप करते हैं, तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल उनमें ऐसी खसूसियात को शामिल करते हैं कि जिससे वो ज़्यादा पैदावार दे सकें, बीमारियों से महफूज रह सकें। इन कैसे प्लांट्स तैयार करते हैं? फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है गोल्डन राइस। दुनिया के बहुत से जो गरीब इलाके हैं उनमें जो लोग हैं उनको विटामिन ए की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जो कि आपको पता है कि बिनाई के मसाइल के लिए, ब्लाइंडनेस के लिए मसाइल और बहुत सारी बीमारियों का सबब बनती है। अब इसका हल क्या किया था साइंटिस्ट ने? कि उन्होंने गोल्डन राइस तैयार की जिसमें जेनेटिकली तौर पे विटामिन ए को शामिल किया। अब ये चावल जो है ये न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि गोल्डन राइस में विटामिन ए शामिल करने के लिए साइंसदानों ने किया क्या? सबसे पहले ये देखें, जो आम चावल्स होते हैं उनमें बीटा कैरोटीन नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया कि गोल्डन राइस की जो फॉर्मेशन की, तो विटामिन ए शामिल करने के लिए साइंसदानों ने डैफोडिल के पौधे से एक जीन लिया। अब उस जीन को अब इन्होंने क्या किया
डैफोडिल से जीन हासिल कर। अब जो ऐसा जीन जो बीटा कैरोटीन बनाते हैं, अब इन जीन्स को चावल के डीएनए के अंदर शामिल किया गया, जिससे चावल के जो दाने हैं वो बीटा कैरोटीन बनाने लगे। अब बीटा कैरोटीन की मौजूदगी की वजह से चावलों के जो दाने को गोल्डन रंग मिल गया। इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, गोल्डन राइस। अब देखें गोल्डन राइस को ये नाम क्यों दिया गया। गोल्डन जो है कलर की वजह से इसको नाम दिया गया कि रंग की जो असल वजह है वो इस चावल के अंदर क्या है, बीटा कैरोटीन की मौजूदगी है, जो एक खास किस्म का प्रोविटामिन ए है। आम चावल में बीटा कैरोटीन मौजूद नहीं होता। साइंसदानों ने डैफोडिल से जीन हासिल किया जो बीटा कैरोटीन बनाते हैं। अब बीटा कैरोटीन प्रोविटामिन ए है, तो जब बीटा कैरोटीन वाला जीन्स उन्होंने डैफोडिल से हासिल किया और इन जीन्स को चावल के डीएनए में शामिल किया, तो जिससे चावल के दाने बीटा कैरोटीन बनाने लग गए। बीटा कैरोटीन की मौजूदगी ने चावल के दाने को कैसा रंग दे दिया, गोल्डन कलर दे दिया। ठीक है, तो ये एग्जांपल जो है इसको अच्छे से आप समझ लें कि प्लांट्स की जो वैरायटीज हैं उनको भी बेटर किया उन्होंने। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स जो हैं पौधों की बेहतर इकसाम को भी उन्होंने तैयार किया, वो तैयार करते हैं। अब सेकंड नंबर पे है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये जो वर्ड है ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल से लिया गया है। और ये मॉलिक्यूल्स कहाँ से निकला है, ये मॉलिक्यूल्स लैटिन वर्ड मोल से निकला है, जिसका मतलब होता है एक छोटा हिस्सा या जरा। ठीक है, तो बायोलॉजी किसको कहते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ। तो जिंदगी के मॉलिक्यूल्स का मुताला करना, उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम जिंदगी के जो बुनियादी मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, उनका क्या करते हैं, मुताला करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो कार्बोहाइड्रेट है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड शुगर, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि जब हम चावल या रोटी खाते हैं तो ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज में तब्दील होकर जिस्म को फौरी तौर पे क्या प्रोवाइड कर देते हैं, एनर्जी। नंबर 2 पे है प्रोटीन्स। फॉर एग्जांपल एंजाइम्स, हार्मोन्स, इंसुलिन, ये क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन एक ऐसी प्रोटीन है जो ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। नंबर 3 पे है लिपिड्स। अब लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स चिकनाई वाले मॉलिक्यूल्स, उनको लिपिड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल फैट्स, ऑयल। अब फैट्स क्या होते हैं, फैट्स मतलब कि ये जो बटर वगैरह से, और ऑयल सनफ्लावर ऑयल वगैरह हो गया, जिसमें अगर इजाफी जो है एक्स्ट्रा एनर्जी वो आपकी चर्बी की सूरत में महफूज हो जाती है। अब हर सेल के गिर्द जो है वो लिपिड्स की क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं जो सेल की हिफाजत करती हैं। ठीक है, एंड न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड क्या है, फॉर न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए, इनको क्या कहते हैं, वो न्यूक्लिक एसिड हैं। ये जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं। अब ये जो डीएनए है वो सेल के अंदर जेनेटिक हदायत को स्टोर करता है, जैसे हमारी आंखों का कलर हो गया, बालों की शेप हो गई, ठीक है, ईटीसी। और आरएनए ये डीएनए की हदायत को सेल के दीगर हिस्सों तक पहुंचाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो होते हैं आल्सो स्टडी, वो क्या करते हैं, मुताला करते हैं फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस, बुनियादी अमलों का मुताला करते हैं। बुनियादी बायोलॉजी अमलों का वो क्या करते हैं, जिंदगी का मुताला करते हैं। वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी के अंदरूनी अमल कैसे काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलप ड्रग्स। ठीक है, और वो क्या करते हैं, डेवलप क्या करते हैं, दवाएं
जो है ड्रग्स जो है वो तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल कैंसर के इलाज के लिए ऐसी दवाएं बनाई जाती हैं जो कैंसर के सेल के डीएनए को जाके क्या टारगेट करती हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का दवाइयों की तैयारी से अब ताल्लुक क्या है। अब हम ये समझते हैं ना कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का दवाइयों की तैयारी से क्या ताल्लुक। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बदौलत हम बीमारियों के काजेज को जेनेटिकली और मॉलिक्यूलर लेवल पर समझते हैं, जिसके जरिए हम मौसर दवाइयों की तैयारी मुमकिन बना सकते हैं। ठीक है। एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब जेनेटिकली तौर पे तब्दील शुदा जानदार। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, अब हम इसमें देखते हैं। अब जैसे कि आपने ऊपर इसमें एग्जांपल आप वो गोल्डन राइस वाली भी दे सकते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तैयार करना। अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है इसको शॉर्टकट कहते हैं जीएमओ। अब जीएमओ क्या है कि किसी जानदार के डीएनए में नई खसूसियात हम शामिल करते हैं या मौजूदा खसूसियात को बेहतर किया जाता है। ये जानदार पौधे, जानवर या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। ठीक है। ये जो सारा अमल है इसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है। तो जीएमओ जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। कुछ लोग समझते हैं कि जीएमओ और सेहत पर कोई नेगेटिव इसके असर होते हैं, हालांकि साइंस में इसके कोई स्ट्रॉन्ग जो है वो शवाहिद अभी तक नहीं मिले। ठीक है। अब देखते हैं कि मॉलिक्यूलर, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि डेवलप ड्रग्स, इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जरिए हम ये समझ सकते हैं कि बीमारी किस मॉलिक्यूल या जीन की खराबी से हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे डायबिटीज मेलाइटस जो है, ये जो बीमारी है इसमें इंसुलिन की कमी क्या है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो जेनेटिकली तौर पे बायोलॉजी की मदद से उसको समझा गया है। तो अब ये आपको समझ आ गई होगी। अब देखते हैं हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी ये जो वर्ड है ये ड्राइव्ड कहाँ से हुआ है। हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी ग्रीक वर्ड हिस्टोस और लोगोस से हुआ है। हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यूज, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, लोगोस। तो स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब ये जो है ये हिस्टोलॉजी ये टर्म किसने दी थी, 1819 में मायर नामी साइंटिस्ट था उसने दी। तो हिस्टोलॉजी दी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। हिस्टोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम टिश्यूज का, माइक्रोस्कोपिक का मतलब है खुर्दबीनी मुताला करते हैं, उसमें किया जाता है। टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर फंक्शन। देखें ये क्या कह रहा है कि टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर फंक्शन। अब ये टिश्यूज क्या है, सेल का एक ग्रुप होता है जो एक जैसे काम को ही परफॉर्म करते हैं। सिमिलर फंक्शन, एक जैसा काम ही सरंजाम देते हैं। अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल है जैसे कि एक टीम है, सब खिलाड़ी मिलकर एक ही खेल खेल रहे होते हैं और ऐसे ही सेल एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। ठीक है। इसी को कहते हैं परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ठीक है। टिश्यूज, आप टिश्यूज किसको कहेंगे यार, ग्रुप ऑफ सेल। सेल्स का क्या ग्रुप, सेल का एक ग्रुप होता है जो एक जैसे काम को सरंजाम देते हैं। तो टिश्यूज को थोड़ा देख लो कि टिश्यूज की जो क्या है, अमूमी तौर पर 4 टिश्यूज हैं। वो कौन से हैं, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज और नर्वस टिश्यूज। ठीक है। अब देखते हैं टिश्यूज एग्जामिनेशन हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस। एग्जामिन किसको कहते हैं कि टिश्यूज का मुआयना, हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस बीमारियों की तशखीस में मदद देते हैं। एंड ड्रग स्टडीज और दवाइयों के मुताले में। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और अज़ा के ऑर्गन की साख्त, स्ट्रक्चर और उनके जो फंक्शन है उनको समझने में भी मदद देते हैं। अब देखते हैं कि डिजीज डायग्नोसिस में देखते हैं
कि देखिए हम माइक्रोस्कोपिक खुर्दबीन के जरिए टिश्यूज की जो स्ट्रक्चर है उन उन अब टिश्यूज की जो साख्त है स्ट्रक्चर में होने वाली तब्दीलियों को देखा जा सकता है ताकि बीमारियों जैसे कि कैंसर उसकी तशखीस हो सके। फॉर एग्जांपल, अगर टिश्यू की गैर मामूली ग्रोथ देखने में आ जाए, ठीक है, तो ये कैंसर की निशानी हो सकती है। अब एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और अज़ा की ऑर्गन्स की साख्त और उनके फेल को समझना। अब देखें, अज़ा के काम और साख्त को समझने के लिए टिश्यूज का तजिया किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि दिल के मस्कुलर टिश्यूज की सेहत को देखा जाता है ताकि दिल के मसाइल का पता चल सके। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लंग्स टिश्यूज। देखें, जो सिगरेट नोशी करते हैं, सिगरेट पीते हैं, ठीक है, सिगरेट नोशी से फेफड़ों को क्या होता है, लंग्स के टिश्यूज की साख्त में तब्दीली आ सकती है, जो कि लंग्स कैंसर और अदर डिजीज की निशानदही करता है। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट जो ब्रांचेस हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक एक ब्रांचेस को डिटेल से समझाया गया है, आपने इसको इसी तरह डिटेल से समझना है और अपने कंसेप्ट बना के भी आप इसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।